राग हंस वाहिनी पधारो मंच, भारत की भारती उतारूं तेरी आरती, भारत की भारती उतारूं तेरी आरती। जय मां शारदा। बहुत बहुत धन्यवाद सृष्टि जी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं मंचासीन अतिथियों का बुके और पुष्पगुच्छ से स्वागत करने के लिए सबसे पहले मैं मुख्य अतिथि जो हम लोगों के बीच मौजूद हैं डॉक्टर शरद सिंह, उनके स्वागत के लिए डॉक्टर अफरोज बेगम को आमंत्रित कर रहा हूं, वो आएँ और बुके देकर मुख्य अतिथि का स्वागत करें। हिंदी विभाग के अध्यक्ष और इस मंच की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय प्रोफेसर आनंद प्रकाश त्रिपाठी जी से अनुरोध करता हूं कि मुख्य अतिथि का शाल और श्रीफल के साथ भी स्वागत करें। मंच पर विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित आदरणीय प्रोफेसर चंदा बेन के स्वागत के लिए मैं डॉक्टर संजय नायनवाड़ को आमंत्रित कर रहा हूं, वो आए और पुष्पगुच्छ देकर आदरणीय मैडम का स्वागत करें। अपने कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि हैं। अब इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हिंदी विभाग के अध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर आनंद प्रकाश त्रिपाठी के स्वागत के लिए मैं डॉक्टर अरविंद कुमार को आमंत्रित कर रहा हूं, वो आए और प्रोफेसर आनंद प्रकाश त्रिपाठी जी का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें। इस कार्यक्रम में मंच पर शोभायमान हो रहे सारस्वत अतिथि के रूप में हमारे बड़े भाई प्रोफेसर राजेंद्र यादव के स्वागत के लिए मैं अंकित भारद्वाज जो हिंदी विभाग के शोध छात्र हैं उनको आमंत्रित करता हूं, वो आए पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत करें। और हम लोगों के बीच नहीं सर, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं सर, हम लोगों के बीच सबसे संयोजक का सम्मान होना चाहिए। नहीं, मैं चाहता था, हम लोगों के बीच इतने वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं, मैं चाहता था कि आदरणीय गजाधर सागर जी और आदरणीय टीकाराम त्रिपाठी जी बैठे हुए हैं, आदरणीय सिरोठिया सर बैठे हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो स्वागत की इस कड़ी के बाद मैं सीधे कार्यक्रम को और आगे बढ़ाता हूं। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के पहले आपको बता दूं कि आज का यह कार्यक्रम कथा संवाद के रूप में आयोजित किया गया है, जिसमें स्त्री लेखन चुनौतियां एवं भविष्य इस विषय पर हमारी जो आज की मुख्य अतिथि हैं उनका व्याख्यान भी होगा। इस पे हम लोग विचार विमर्श भी करेंगे और कथा लेखन की जो परंपरा है वो कैसे बदल रही है इस पे भी बातचीत होगी। तो इन सभी चीज़ों को लेकर आज हम यहाँ पे उपस्थित हैं। हम लोगों के बीच आपको बता दूं कि आप जानते हैं कि देश की प्रतिष्ठित कथाकार, प्रतिष्ठित पर्यावरणविद, उनको कई नामों से संबोधित कर सकते हैं आप। कविताएं भी लिखती हैं, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो उन्होंने छोड़ा है। पर्यावरण पे भी उनकी बड़ी पैनी नज़र है। हम लोगों के बीच आदरणीय डॉक्टर शरद सिंह मौजूद हैं, आज हम लोग उनको सुनेंगे। कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाता हूं और बिना कोई देरी किए हुए प्रोफेसर राजेंद्र यादव जी को आमंत्रित करता हूं इस कार्यक्रम के विषय प्रवर्तन एवं स्वागत वक्तव्य के लिए। परिचय पढ़वा दी थी पहले, ठीक नहीं। धन्यवाद हिमांशु जी।
वो हम पर बहुत बनता नहीं सर। तो हिंदी विभाग की ओर से आप सभी का शहर से पधारे हुए हमारे वरिष्ठ कवि साहित्यकार जनों का सबसे पहले मैं उनका स्वागत करता हूं कि ये विश्वविद्यालय उनका है और हम लोग सब उनके यहाँ विभाग में जब भी आते हैं तो एक नई ऊर्जा महसूस करते हैं। सम्माननीय मंच पर हमारे आदरणीय दीदी प्रोफेसर चंदाबेन और हिंदी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर आनंद प्रकाश त्रिपाठी के दृष्टिकोण से और उनके मंतव्य से यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। मैं सागर की पूरे देश में हिंदी में एक पहचान बनाने वाली कथाकार, कवि, लेखक, विचारक सुश्री सरस सिंह जी का विभाग की ओर से, विश्वविद्यालय की ओर से मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। और उनके बारे में स्त्री लेखन की जब भी बात होती है, तमाम देश में हिंदी की जो लेखिकाएं हैं उनके बीच उन्होंने बड़ी सहृदयता के साथ और अपनी पैनी दृष्टि से हिंदी साहित्य जगत में जो पहचान बनाई है, उनकी कहानियाँ, उनके उपन्यास बहुत ही चर्चित और महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। नए दौर में जिसमें समाज बदल रहा है और ख़ास करके जो स्त्रियों की दिशा और दशा है उसको लेकर के, और ख़ास करके बुंदेलखंड के क्षेत्र में स्त्रियों की क्या स्थिति है और सदियों से क्या होता आ रहा है और आज की क्या वर्तमान स्थिति है, इस पर उनकी कहानियाँ, उनके उपन्यास बहुत सूक्ष्म दृष्टि से सारे समाज के अंदर हो रहे उस पूरे एक घटनाक्रम को एक हमारे सामने लाते हैं और हमारे क्षेत्र के समाज में स्त्रियों की जो स्थिति है उसको हिंदी में दर्ज कराते हैं। तो ऐसी लेखिका हमारे बीच हैं। मैं उनका आप सभी के सामने क्या उनके बारे में कहूं, और हम सभी उनको सुनने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। और हम चाहते हैं कि सागर में रमेश दत्त दुबे जी, अशोक वाजपेयी जी, राजा दुबे जी और उसके पहले उनके समकालीन बहुत सारे कवि और लेखक यहाँ हुए हैं, लेकिन हमारे समय में जो हमारा समय है, आज का समय है, आज का सागर है, इस सागर में सुश्री सरस सिंह जी ने हिंदी में जो मुकम्मल पहचान अपनी बनाई है वो अपनी लेखनी के दम पर बनाई है। वे जो लिखती हैं उसको सराहा जाता है, आलोचक उसको देखते हैं और हिंदी में इस तरह की लेखिका हमारे सागर में, वो बुंदेलखंड में है, इस पर हमें गर्व होता है। हम विभाग की ओर से उनके रचना संसार पर एक व्यापक चर्चा कराना चाहते हैं और उन पर देश के अनेक विश्वविद्यालयों में आपको बता दूं कि शोध कार्य हो रहे हैं, कुछ शोध कार्य पूर्ण हो चुके हैं। और शोध कार्य होने से ये नहीं होता है कि कोई लेखक बड़ा हो जाता है, लेकिन जब हमारे देश में जब हिंदी विभागों में शोध कार्य होते हैं तो उससे उनकी रचनाओं के अंदर निहित जो सत्य है वो सामने आता है और देर सवेर वह बात दूर तक पहुंचती है। हम जिन लेखकों कवियों को जानते हैं, आलोचना और उन पर हुए शोध के कारण ही उनके नए नए फलक सामने आते हैं। तो इस बड़ी चर्चा में मैं ज़्यादा समय न लेते हुए आप सबसे यही प्रार्थना करता हूं कि उनको सुने और देखें कि हमारे स्थानीय स्तर पर एक राष्ट्रीय स्तर की लेखिका किस तरह लिख रही हैं और वे किस तरह अपनी बात कहती हैं। और इस सभागार में हिंदी विभाग के शोधार्थी, अन्य विभागों के शोधार्थी, विश्वविद्यालय के अनेक विभागों के सम्माननीय शिक्षक मौजूद हैं। डॉक्टर लक्ष्मी पांडे, डॉक्टर सुजाता मिश्रा, आदरणीय टीकाराम त्रिपाठी जी, डॉक्टर सिरोठिया जी, डॉक्टर गजाधर सागर जी, मैं सभी का हिंदी विभाग में उनका दर्शन करके बहुत कृतार्थ हो रहा हूं। और आप सभी डॉक्टर नागेश दुबे जी और हमारे शशि सिंह जी, रामहित गौतम जी, डॉक्टर बबलू राय जी, डॉक्टर अरविंद जी, तो सभी हमारे शिक्षक जो है यहाँ मौजूद हैं। और एक अच्छी, मैं सभी का नाम नहीं ले पाऊँगा, लेकिन मैं आदरणीय मंच से ये निवेदन करता हूँ कि मुझे क्षमा करें
लेकिन हम सभी लोग आदरणीय शरद सिंह जी को यहाँ सुनने के लिए आए हैं। मैं सभी श्रोताओं का, सम्माननीय सभी शिक्षकों का मैं बहुत एहतराम के साथ उनका यहाँ स्वागत करता हूँ और अपनी बात ख़त्म करता हूँ, क्योंकि मैं भी उनको सुनना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। स्वागत वक्तव्य की इस कड़ी के बाद हम लोगों के बीच आशीष जी आ रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। आशीष जी स्थान ग्रहण कीजिए। मंचासीन अतिथियों में इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में हम लोगों के बीच उपस्थित, विशिष्ट अतिथि के रूप में हम लोगों के बीच उपस्थित आदरणीय प्रोफेसर चंदा बहन जी से मैं अनुरोध करता हूं कि वो आए मंच पर। अच्छा, शुरू आप ही से। अच्छा, ठीक है। हिंदी विभाग के शिक्षक डॉक्टर संजय नयनवाड़ जी से अनुरोध है कि वो आए और आज की इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर शरद सिंह का परिचय देकर सदन को अवगत कराएं। धन्यवाद हिमांशु जी। गौर साहब की स्मृतियों को नमन करते हुए आज इस विचार पीठ पर कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारे विभाग के आदरणीय विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर आनंद प्रकाश त्रिपाठी जी, उसके बाद विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे भाषा अध्ययनशाला की अधिष्ठाता प्रोफेसर चंदा बहन जी, इस कार्यक्रम के लिए स्वागत अध्यक्ष के रूप में उपस्थित हमारे बड़े भाई प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र यादव जी, इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर हिमांशु कुमार जी और मंच के उन्मुख सभी शोधार्थी, मान्यवर शिक्षकगण, विद्यार्थीगण, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार। आज का जो कार्यक्रम है कथा संवाद, इस कथा संवाद कार्यक्रम के अंतर्गत हमें जिन्हें सुनना है, मंच पर विचार पीठ पर उपस्थित मुख्य अतिथि डॉक्टर शरद सिंह जी, इनका हमें व्याख्यान जो है सुनना है। यहाँ व्याख्यान जो रखा हुआ है उनके समग्र साहित्य पर तो नहीं है, वैसे उनके साहित्य का दायरा बहुत व्यापक है। उन्होंने सभी पहलुओं पर लिखा है। अस्मितामूलक विमर्श के अंतर्गत या अस्मितावादी जो साहित्य है उसमें स्त्रीवादी साहित्य है, उस एक पक्ष को लेकर यहाँ पर आज की वक्ता जो है हमारे सामने विचार रखने वाली हैं, तो उनका मुझे यहाँ पर परिचय कराने का दायित्व सौंपा गया है। तो यहाँ पर मैं उनका परिचय, वैसे तो परिचय बहुत बड़ा है, कुल 9 पन्ने, बहुत व्यापक है, बहुत विस्तृत है, समय बहुत कम है, कम समय में उनके परिचय को मुझे समेटना है। तो आप हैं डॉक्टर सुश्री शरद सिंह जी। आपका जन्म, वैसे हमारे लिए सौभाग्य की बात है, इसी बुंदेलखंड की धरा पर, भूमि पर इनका जन्म हुआ है। पन्ना में 29 नवंबर आपका जन्म 1963 में आपका जन्म हुआ है। आप वैसे आपकी शिक्षा जो है MA प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति, पुरातत्व में आपने MA की शिक्षा ग्रहण की है। उस समय आपने स्वर्ण पदक भी प्राप्त किया है। सौभाग्य की और बात है, इसी विश्वविद्यालय से आप पढ़ी हैं MA। उसके बाद में आपने B.Ed किया है इसी विश्वविद्यालय से, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय से। आपने PhD के लिए शोध कार्य किया है खजुराहो की मूर्ति कला का सौंदर्यात्मक अध्ययन, इस विषय पर आपने PhD की है इसी विश्वविद्यालय से, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय से। आप वैसे आपने साहित्य सृजन में विविध विषयों पर लिखा है। आपने उपन्यास के क्षेत्र में हो, स्त्री विमर्श के क्षेत्र में हो, कहानी के क्षेत्र में हो, अनुवाद के क्षेत्र में हो, धर्म दर्शन के क्षेत्र में हो, जीवनी के क्षेत्र में हो, इतिहास के क्षेत्र में हो, आदिवासी विमर्श पर हो, कविता के क्षेत्र में हो, नाटक हो, मीडिया लेखन है,
तमाम विषयों पर, तमाम क्षेत्रों में आप लिखती हैं, आपका अधिकार है। और यहाँ पर कुछ उनके उपन्यासों के मैं यहाँ पर नाम यहाँ पर रखता हूँ। पिछले पन्ने की औरतें, इनका आपका पहला उपन्यास है। यह उपन्यास जो है, इस उपन्यास की विशेषता है कि स्त्री विमर्श पर लिखा हुआ उपन्यास है। बुंदेलखंड की बेड़िया जनजाति जो है, उस बेड़िया जनजाति के स्त्री जीवन पर यह उपन्यास लिखा हुआ है। उनकी जो पीड़ाएं हैं, वेदना है, व्यथाएं हैं, उनकी समस्याएं हैं, उनका जो शोषण है, इस चीज़ को इस उपन्यास में उन्होंने प्रसिद्धि दी है, उस पर प्रकाश डाला हुआ है। उसके बाद आपका उपन्यास है पचकौड़ी। सामाजिक विसंगतियां इसमें हैं, या स्त्रियों का शोषण, स्त्रियों का शोषण किस तरह से होता है, उस पर उन्होंने इस पर प्रकाश डाला हुआ है। दूसरा आपका एक उपन्यास है, तीसरा कस्बाई सिमोन। वह भी आज जो वर्तमान मुद्दा जो है लिव इन रिलेशन, इस विषय पर आपने उसमें लिखा हुआ है। आपकी स्त्री विमर्श पर भी पुस्तकें हैं। पत्तों में कैद औरतें, ये स्त्री विमर्श पर लिखी हुई रचना है। इसमें तेंदुपत्ता संग्रहण करने वाली जो महिलाएं हैं, उनका जो शोषण होता है या आर्थिक शोषण होता है, तो उस शोषण को इस रचना में आपने वाणी दी है। औरत 3 तस्वीरें, वैश्विक समाज के विभिन्न क्षेत्रों की स्त्रियों के जीवन पर यह लिखी हुई रचना है। इसके बाद आपके कहानी संग्रह हैं। कहानी संग्रह में 4 कहानी संग्रह हैं। इसका भी मूल स्वर जो है स्त्री विमर्श है। बाबा फरीद अब नहीं आते, राख के तरह अंगार, ये रचना जो है बुंदेलखंडी समाज और स्त्री जीवन पर लिखी हुई रचना है। तीली तीली आग एक रचना है, और छिपी हुई औरत और अन्य कहानियाँ, यह भी स्त्री विमर्श मुख्य। इन रचनाओं का केंद्र जो है, मूल स्वर स्त्री विमर्श है। अनुवाद में गिल्ला हनेरा एक रचना आपकी है। धर्म और दर्शन, मतलब हम अक्सर देखते हैं कि हम अपने धर्म को, समाज को, दर्शन को भूलते चले जा रहे हैं। हम पर पाश्चात्य सभ्यता है, संस्कृति है, ये हावी होती चली जा रही है। पर इन रचनाओं के माध्यम से उन्होंने धर्म, भारतीय सभ्यता, संस्कृति, धर्म, तो इन चीज़ों को यहाँ पर रखा है। धर्म और दर्शन पर आपकी जो है कुल मिलाकर 3 पुस्तकें हैं। श्रेष्ठ जैन कथाएं, श्रेष्ठ सिख कथाएं, महामती प्राणनाथ। जीवनी पर भी आपने लिखा है। दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, महामना मदन मोहन मालवीय। अब ये जीवनी लिखने का उद्देश्य उनका, मतलब हमारे युवाओं के लिए, समाज के लिए जो है, इन महात्माओं के जीवन चरित्रों को पढ़कर कुछ हम संदेश ग्रहण करें, कुछ शिक्षा ग्रहण करें और अपने जीवन को हम आकार दें, समाज को आकार दें। तो जीवनी विधा पर भी आपने लिखा है। इतिहास पर भी आपकी पुस्तकें हैं। खजुराहों की मूर्ति कला का सौंदर्य बोध, ये आपकी रचना है। प्राचीन भारत का सामाजिक एवं आर्थिक इतिहास, कई सारी रचनाएं आपकी हैं। तो परिचय के लिए समय बहुत कम है। वैसा तो बहुत बड़ा काम इन्होंने आज तक आपने किया है, और इस काम को केवल 5 मिनट में समेटना मतलब बहुत असंभव है। तो काव्य के क्षेत्र में आपकी 5 रचनाएं हैं। नाटक के क्षेत्र में भी आपने 2 नाटक लिखे हैं। मीडिया में भी आप लिखते रहती हैं निरंतर। स्त्रियों के समस्याएं हैं, वंचितों की समस्याएं हैं, पीड़ितों की समस्याएं हैं, उन समस्याओं को लेकर आप लिखते रहती हैं। मुख्य धारा पर तो लिखेगा, कोई भी लिखता है, पर वंचित समुदाय, वंचितों की समस्याएं, उनके प्रश्न हैं, उन पर लिखना बहुत बड़ी बात है। उनके पक्ष में खड़े होना, न्याय के लिए खड़े होना, ये बहुत बड़ी बात है। आप लिख रही हैं, इसके लिए हम आपका यहाँ पर जो है अभिनंदन भी करते हैं और आपके प्रति हम साधुवाद भी देते हैं। तो कुल मिलाकर जो है बहुत सारी रचनाएं हैं। परिचय बहुत बड़ा है, पर अब आपको पुरस्कार भी कई सारे मिले हैं। 2 पुरस्कारों के आप यहाँ पर नाम मैं आपके सामने रखता हूँ। कई सारे 18-20 पुरस्कार हैं। उन पुरस्कारों में आपको जो है 2 पुरस्कार, गृह मंत्रालय का एक पुरस्कार मिला हुआ है, और मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी का भी आपको पुरस्कार मिला हुआ है। तो ये आपकी साहित्यिक प्रतिभा का, साहित्यिक उत्तरदायित्व का ये जो है परिणाम है, या आपको सरकार द्वारा पुरस्कृत किया जा रहा है। और आपकी रचनाओं के माध्यम से जो है आपके विचार जो है समाज में फैल रहे हैं, या उसको पढ़ा जा रहा है, और परिवर्तन की दिशा से समाज अग्रसर होगा। हम भी बढ़ेंगे, हम भी कुछ जो है उससे प्रेरणा ग्रहण कर सकते हैं। संक्षेप में मैं यहाँ पर
उनका परिचय यहाँ पर रखने की मुझे जिम्मेदारी दी थी। तो मैं यहाँ पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ और कार्यक्रम के सूत्र जो है हमारे कार्यक्रम के आज के संयोजक डॉक्टर हिमांशु कुमार जी की ओर लौटता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज के इस कार्यक्रम का जो विषय है स्त्री लेखन चुनौतियां एवं भविष्य। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हिंदी साहित्य जब हम लोग पढ़ाते हैं खास करके उसमें हम लोगों ने देखा है कि स्त्री लेखन को लेकर हिंदी साहित्य संसार शुरू से ही बहुत चुप रहा है या एक सन्नाटा है। वहाँ पे स्त्री लेखन का अनलिखा इतिहास ही रहा है अभी तक। आप देखिए कि सुमन राजे की एक पुस्तक आती है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, तब लोगों को पता चलता है कि ऐसी ऐसी स्त्रियों ने लेखन किया है कि जिनको आज तक हम लोग जानते ही नहीं थे। तो ये सब बड़ी सब चीज़ें हैं कि जिसको समझना जरूरी है कि हम लोग जाने समझें कि स्त्रियों ने जब से लेखन शुरू किया उनको कैसे कैसे इतिहास में दर्ज किया गया। आप ये भी जानते हैं, आप लोगों ने बराबर ये नाम सुने होंगे, अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, ये सब नाम आपने सुने होंगे जो वैदिक मंत्रदष्टा के रूप में हमारे सामने आती है। भक्ति काल में हमें मीरा का उल्लेख मिलता है, आधुनिक काल में हम महादेवी वर्मा से रूबरू होते हैं। ऐसे बहुत सी अक्क महादेवी का नाम हम ले सकते हैं जो भारतीय साहित्य की अगर बात करें। कश्मीर में भी ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जो लिख रही थी अपने समय में, जिनको बाद में दर्ज किया गया। सवाल यह है कि इन महिलाओं के लेखन को साहित्य के इतिहास में या भारतीय साहित्य के इतिहास में कहें एक तरह से, क्यों मतलब इतनी कम जगह दी गई, क्यों उनको दर्ज नहीं किया गया? क्या वो लिखती नहीं रही? पूरे हिंदी साहित्य का इतिहास उठा के देखेंगे आप, आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक ये स्थितियां मौजूद रही जब साहित्य के बड़े बड़े आलोचकों ने उनको जगह नहीं। तो स्त्रियों को अपनी जगह दर्ज करने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। सवाल यहाँ यह खड़ा होता है। तो जब यह सवाल खड़ा होता है तो इसका जवाब भी स्त्रियों ने ही दिया है। और आप जानते हैं कि आज के समय की जो स्त्री लेखन की स्थिति है वो बहुत हद तक संतोषप्रद है और स्त्रियां अपने आप को दर्ज भी कर रही हैं और बहुत सलीके से दर्ज कर रही हैं और इस समाज को एक नई दिशा भी दे रही हैं। क्योंकि समाज में जिस चीज़ को लेकर पहले लोग समझते थे कि स्त्रियां कई चीज़ों को लेकर, चूंकि पुरुष वर्चस्वशाली समाज है ये, तो स्त्रियां कई चीज़ों को लेकर आक्रोशित भी रहती थी, तो उनके लेखन में भी वह चीज़ आना स्वाभाविक थी। लेकिन साहित्य की लगभग सभी विधाओं में धीरे धीरे आप देखेंगे उत्तरोत्तर लेखन में अब एक संतुलन दिखाई देता है। और आप समझ सकते हैं कि स्त्री का जीवन चाहे पुरुष का जीवन, दोनों को अपना जीवन एक साथ मिलकर चलना होता है, तभी जीवन की संपूर्णता मिलती है। तो आज हम लोगों के बीच आदरणीय कथाकार डॉक्टर शरद सिंह मौजूद हैं मुख्य अतिथि के रूप में। हम सभी लोग उन्हीं को सुनने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। तो हम लोग ये व्याख्यान सुनेंगे और कथा संवाद भी उनका हम लोग सुनेंगे, जिसमें कथा की जो बारीकियां हैं उस पर भी वो थोड़ी अपनी दृष्टि डालेंगी। क्योंकि आज के हमारे जो यहाँ उपस्थित श्रोता के रूप में जो बच्चे हैं, शोध छात्र हैं, MA के छात्र हैं, तमाम शिक्षक हैं जो लेखन करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी एक नई दृष्टि मिलेगी। तो मैं कथा संवाद में वो कहानी का भी, एक छोटी सी कहानी का भी पाठ करेंगे। बिल्कुल, कथा संवाद में वो अपनी एक छोटी सी कहानी का पाठ भी करेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी। मैं सर्वप्रथम श्रद्धेय, यदि कोई प्रश्न हो इससे जुड़ा हुआ तो कहानी पढ़ने के बाद या अभी चूंकि अभी व्याख्यान से संबंधित, हाँ, व्याख्यान से संबंधित कोई बात अगर आपको पूछनी हो, करनी हो, कोई जिज्ञासा हो, आप उस तारतम्य में चर्चा कर लें। फिर उस तारतम्य में चर्चा हो जाएगी। केशव, इतने महत्वपूर्ण व्याख्यान की बात, कोई सवाल है बताओ। जिज्ञासा, प्रश्न, कुछ भी ऐसा आप लोगों के मन में। मैडम आपने ये अवधेश जी पूछ रहे हैं सवाल। अवधेश, मैम आपने एक प्रश्न बताया कि बेटियों को जो हम लोग बेटा करके बुलाते हैं, तो हमारे एक सर थे
इस विषय में उनसे एक बार चर्चा भी किया था, आपस में बातचीत चल रही थी, तो वे अपनी बेटी को बेटा ही करते थे। तो मैंने प्रश्न किया सर कि आप बेटा क्यों करते हैं? मेरे पास एक बेटी और एक बेटा है, मैं दोनों को बेटा मानता हूँ। पहले वो बेटी कहते थे, बाद में वो बेटा करने लगे बेटी को भी। तो बोलते कि अभी हम जो पहला चरण है स्त्रियों को लेकर कि दोनों में भेद नहीं करता हूँ, मैं अपनी बेटी को बेटे का समान मानता हूँ, क्योंकि उसके भीतर का जो कॉन्फिडेंस है लड़की के वो बढ़ता है। बेटा कहने दोनों को बेटी क्यों नहीं कहते हो? नहीं, पहला स्त्रियों को पहले वो नहीं, यही तो बात है। उनको ये इस बात का एहसास दिलाए रखा जाता है कि वो अगर एक पुरुष के समान या एक बेटे के समकक्ष है तभी वो सबल है, सक्षम है। और एक लड़के को भी इस बात का शुरू से अंदर से उसके भर दिया जाता है कि तुम सक्षम हो, तुम ज्यादा सशक्त हो, तुम ज्यादा सबल हो, तुम्हारे भरोसे ही तुम्हारी बहन, तुम्हारे भरोसे ही तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे भरोसे ही तुम्हारी माँ है। तो ये जो धारणा है इसको तोड़ने की बात मैं कर रही हूँ कि बेटी को बेटी ही कह के और उसको शक्ति का जो एहसास है वो उसमें भरा जाए। मनोवैज्ञानिक शुरुआत कहिए इसको कि अगर जो प्रारंभिक दौर है समाज तो उसको स्वीकार नहीं करेगा, स्वीकार करेगा कि एक पिता जो अपनी बेटी को एक बेटी जैसा माने, उसके अंदर का जो एक स्त्री वाला भाव है बेटी के अंदर, क्योंकि वो अपनी बेटी को गाड़ी भी चलाते थे, 2 व्हीलर 4 व्हीलर सब बेटा भी चलाता था। लड़की के पास भी कार थी, मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी, तो कह रहे कि पहला सम्मान अपने बेटी को दे रहे हैं तो बेटे जैसे उसको कोई फर्क ही नहीं, उसके अंदर जो भाव आएगा वह एक विस्तारित होगा। परिवार से सम्मान कैसे आएगा ये बताइए आप? बेटी को बेटी आप समाज में कहोगे इस चीज को लेकर तो वह स्वीकार नहीं स्वीकार करवाना है, यही तो मैं कह रही हूँ, ये तो करवाना पड़ेगा। उसको कहीं ना कहीं एक बार इस भ्रम को तोड़ना पड़ेगा और हम आप जैसे लोग भी तोड़ेंगे। बेटी की अस्मिता कहाँ गई, फिर बेटी की पहचान कहाँ गई? सारी चीजें एक साथ समाज स्वीकार नहीं करेगा। जब परिवार को मानने लगेगा प्रारंभ में, तो परिवार से मानने की प्रक्रिया क्या है? वो प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे आप बेटी को जब बेटा कहते हैं तो चीजें वहां से वो बेटी के शक्ति का अवमूल्यन करते हैं। और कोई प्रश्न जिज्ञासा संबोधन हो गया ना, हो गया तो वह उनका कहा कि हम बेटी को मतलब उसके अंदर एक भाव आ रहा। ठीक है, उनकी ये धारणा अपनी है और ये धारणा चल ही रही है, मैं भी कह रही हूँ ये धारणा चल रही हूँ। ये गलतियाँ मैं भी करती हूँ, मैं अपने खुद से अलग नहीं मान रही हूँ, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। बेटी क्यों नहीं मान रहे दोनों की? भाई दोनों को बेटी भी माना जा सकता है। दूसरी कड़ी हो सकती है, पहली कड़ी नहीं। मेरे पास प्रश्न तो नहीं है, लेकिन इनके प्रश्न का समाधान है मेरे पास, जो मैं कहना चाहता हूँ। वो ये कहना चाहता हूँ मैं, यदि आप हमारे पौराणिक युग में जाएं या हमारे धार्मिक युग में जाएं तो आप देखेंगे कि जीवन के 3 महत्वपूर्ण विभाग, धन, बल और बुद्धि, ये केवल देवियों के लिए दिए गए हैं। लक्ष्मी, दुर्गा और सरस्वती, जो काम देवियों ने किया है वह शायद देवताओं ने नहीं किया। इसलिए किसी भी युग में महिलाओं का महत्व न कम हुआ है, ना हो सकता है, ना होगा। और हमारा समाज आज भी अनेकों आक्रमणों के बाद इसलिए सुरक्षित है कि हमारे संस्कार और हमारा जो एक जीवन जीने का जो बड़ा पक्ष है वह स्त्रियों के हाथ में है, और इसलिए हमें उनकी क्षमताओं पर कभी प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए। बहुत धन्यवाद सिमरिया जी, आपने बहुत अच्छी बात कही जी। अपना नाम बताइए फिर पूछिए। मेरा प्रश्न ये है कि जो स्त्री विमर्श का पूरा विमर्श जो है वो स्त्री की छवि को लेकर है कि पहले की स्त्रियां इसलिए नहीं स्वीकार हैं क्योंकि वे पुरुष सत्ता की शोषण का शिकार रही हैं, और अब की जो स्त्रियां हैं, जो आजकल की आलोचिकाएं लिखती हैं कि जो बहुत अपने को बोल्ड कहती हैं, उदार हैं, मतलब वस्त्रों को लेकर, विचारों को लेकर या अपने संबंधों को लेकर, तो अंत में वो निष्कर्ष तक ये पहुँचते हैं कि वो भी आदर्श स्त्रियां नहीं है, या वो भी अपने आप को कहीं ना कहीं पुरुष सत्ता का शिकार ही है, लेकिन उसको वो पता नहीं है। तो एक आदर्श स्त्री की छवि क्या होगी समाज में, और भविष्य की स्त्री कैसी होनी चाहिए? आदर्श क्या है? आदर्श हम आप ही करते हैं, समाज ही करता है। स्त्री को स्वीकार करें, स्त्री को कैसा होना चाहिए? स्त्री को सशक्त होना चाहिए, अपनी बात कहने का हौसला होना चाहिए, सच का साथ देने का हौसला होना चाहिए और गलत का विरोध करने का हौसला होना चाहिए। समाज भी तभी सही हो सकता है अगर
स्त्री दलित अवस्था में रहेगी, सिर उठाना नहीं सीखेगी, तो कभी उसका कुछ नहीं हो सकता है। कोई दूसरा किसी के लिए लड़ाई लड़ने नहीं आता है, अपने लिए खुद लड़ना पड़ता है। और अपने लिए खुद लड़ने के लिए वो कौन सा रास्ता चुनती है, ये उसके विवेक पर निर्भर करता है। हो सकता है जो रास्ता हमें गलत दिखाई दे रहा हो उसके लिए सही हो, दूसरों के लिए सही हो, तो ये अपना व्यक्तिगत दृष्टिकोण हो जाता है। और उस समय व्यक्तिगत दृष्टिकोण किसी के साहस को कम करने के लिए नहीं थोपना चाहिए, मैं यही मानती हूँ। एक प्रश्न और है हाँ जी। इसी से संबंधित कि तब ये आकलन ही क्यों किया जाता है कि स्त्रियां, आज की भी स्त्रियां ऐसी सब मतलब सही नहीं है, तब पुरातन भी सही नहीं है, ये प्रश्न ही क्यों? पुरुषों के बारे में तो मतलब ये प्रश्न नहीं उठता है। यही तो दिक्कत है, परेशानी यही है, और इसी परेशानी को पार करना है। और साहित्य इस परेशानी को पार करने का सबसे अच्छा साधन है, माध्यम है, क्योंकि हम उसमें सारी स्थितियों को विश्लेषणात्मक ढंग से रख सकते हैं। उपन्यास है तो उसमें रोचक ढंग से रख सकते हैं ताकि व्यक्ति पढ़े और उस समस्या को समझे। कई बार होता है कि लेख या समाचार में वो प्रभाव नहीं पड़ पाता है जो एक उपन्यास पढ़ के प्रभाव पड़ता है, उस नायिका से जुड़कर वो प्रभाव पड़ता है, किसी कहानी की नायिका से जुड़कर वो प्रभाव पड़ता है। तो साहित्य सबसे बड़ा माध्यम है जो स्त्री के से जुड़े हुए जो भ्रम है उनको काट सकता है, और वो काटने का काम, वो भ्रम को कटवाने का काम हमें ही करना है, हम स्त्रियों को ही करना है। पुरुष समर्थन में खड़े हैं, कई ऐसे पुरुष हैं, सब लोग ऐसे नहीं हैं। आखिर जो अतीत में भी देख लीजिए तो राजा राम मोहन राय ही थे जिन्होंने सती प्रथा बंद करवाई, तो वो भी तो आखिर एक पुरुष थे। तो पुरुष हमारे समर्थन में आते हैं, और तब आते हैं जब हम इच्छा जाहिर करें कि हम इस बंधन को काटना चाहते हैं। नहीं तो उनको क्या पड़ी है, अच्छा है आप घर के अंदर कैद रहिए, क्या प्रॉब्लम है, वो जब लौट के आए आप मुस्कुराते हुए उनको चाय और पकौड़े दीजिए, उनको क्या दिक्कत है, किसी को सुविधा मिल रही है तो वो क्यों अपनी सुविधा छोड़ना चाहेगा। तो ये उनको जताना है कि हम भी अगर नौकरी कर रहे हैं, हम भी आपके साथ कमा रहे हैं, तो हम दोनों के लिए ये चीज़ सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए कि कभी आप हमें चाय बना के पिला दीजिए, कभी हम आपको चाय बना के पिला दें। ये एक छोटी छोटी सी बातें हैं जिससे समानता की बात स्थापित होने लगती है, और वहाँ सारे भ्रम, वहाँ सारे मानक और ये जो कपड़े और परिधान इन सब को लेके जो भ्रम है वो भी टूटने लगते हैं। अगर एक सिटी बस में एक स्त्री जा रही है ड्यूटी पे अपना काम करने के लिए, तो वो हर समय पूरा पल्लू संभालते हुए नहीं जा सकती है, उसके लिए उसको ऐसी कंफर्टेबल ड्रेस जरूरी है, ऐसे कपड़े जरूरी हैं कि जिससे वो सुविधापूर्वक यात्रा कर सके, ऑफिस तक पहुंच सके, वहाँ भी तत्परता से काम कर सके। तो ये सारी सोच जो महानगरों में तो पीछे छूट ही रही है, बाकी इस जगहों पे भी छूटती जानी चाहिए, मैं तो यही कहूँगी। और उसी में समाज की भी भलाई है और समानता का भी जो परिदृश्य है वो स्थापित हो सकेगा। अभी आपने एक बड़ी अच्छी बात कही, किसी ने आलोचना की बात आई थी। आलोचना में आप देखिए अचानक मुझे ये बात ध्यान आई कि अतीत में जो बात थी, जितने भी आलोचक हुए हैं, चाहे रामचंद्र शुक्ल हो या महावीर प्रसाद द्विवेदी हो, मतलब जितने भी हुए, उसमें स्त्रियां कहाँ हैं? कोई स्त्री आलोचक है क्या? कोई आपको दिखाई देती है? कोई नाम मिलता है क्या? क्या उस समय स्त्रियों ने आलोचनात्मक निबंध या कोई ऐसा लेख नहीं लिखा होगा? जब स्त्रियां लिख रही थी, कविता कहानी लिख रही थी, तो क्या उन्होंने आलोचना नहीं लिखी होगी? निश्चित रूप से लिखी होगी, लेकिन उनको हाशिए पे कर दिया गया। वो जो विद्वज्जन थे, मैं उन विद्वज्जन पर भी इस बात का आरोप लगा सकती हूँ कि कहीं ना कहीं उन्होंने उस समय आलोचक स्त्री को किनारे कर दिया, हाशिए पे कर दिया, उसका नाम विलोपित कर दिया। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि जब हर विषय पे स्त्री लिख रही थी उस समय भी, तो आलोचना पे उसने कलम ना चलाई। आज लिख रही हैं, लेकिन आज भी बहुत मान्यता प्राप्त नहीं है। कभी कभी लड़ झगड़ के हम लोग मान्यता प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन हकीकत यही है कि मान्यता अभी भी नहीं है। जैसे कि किसी रचना के पे आलोचना या किसी विषय पर आलोचना का अधिकार सिर्फ लेखकों का हो, लेखिकाओं का ना हो, तो ये स्थिति भी है। और ये सारी चीज़ें धीरे धीरे ही जाएंगी, ये तय बात है।
लेकिन अब वो धीरे धीरे का समय, ये सोचिए कि जब बंग महिला ने कि कहानी लिखी दुलाई वाली, तो वो कब प्रकाशित हुई थी? किसी को याद है कब प्रकाशित हुई थी? 1907 में हुई थी प्रकाशित। और 1907 से ही आज कौन सा समय आ गया है? 2025 का। 100 वर्ष से अधिक समय हो गया है। राजेंद्र पाला को अपना नाम बदलकर बंग महिला के रूप में कहानी लिखनी पड़ी। ये उसका संघर्ष था, उस समय की चुनौती थी। आज भी 100 वर्ष से अधिक समय के बाद भी हम चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। स्त्री लेखन की चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं, जबकि स्त्री लेखन का इतिहास 100 वर्ष से अधिक का हो चुका है। 125 वर्ष का इतिहास होने को आ रहा है, लेकिन हम अभी भी दुर्भाग्यवश चुनौतियों की बात कर रहे हैं। चुनौतियों से हम मुक्त नहीं हुए हैं स्त्री लेखन की। तो ये स्थिति बदलनी चाहिए और मैं आशान्वित हूँ कि ये स्थिति बदलेगी। और कोई प्रश्न नहीं है, समर्थन है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ सोनी शब्द से श्रीमद् रामायण आ रहा है। तो जो मैडम ने बात की ना अभी कि लवकुश का सबको पराजित करने के बाद अयोध्या में प्रवेश होता है, लेकिन अयोध्या वासियों की सोच अभी भी वही है जिसकी वजह से माता सीता को वनवास मिला था। तो जो उन्होंने एक दिन का वक्त मांगा है भगवान से कि मुझे एक दिन का वक्त दो, हम इनकी सोच बदलेंगे। तो अभी जो प्रकरण चल रहा है कि वो महिलाएं अपनी स्वेच्छा से महल के अपने कंपाउंड में आ गई हैं, लेकिन उनमें से कुछ महिलाएं भयभीत हैं कि यहाँ के जाने बाद हमें तलाक ना दे दें, हमें बच्चों से अलग ना कर दें, हमें स्वीकार ना करें। तो वो कुछ महिलाएं उस विद्रोह करके बाहर जाने की कोशिश करती हैं, लेकिन उनके पति लाठी लेके उनको मारने दौड़ती हैं। तो वो पुनः वहाँ जाती हैं कंपाउंड में। तो फिर वो वहाँ कंपाउंड में पहुँच के उनको मारने का प्रयास करते हैं। तो लवकुश जो है वो कहते हैं नहीं, अब हम लोगों को भी बोलने की जरूरत नहीं है, ना शक्ति प्रदर्शन की जरूरत है। इनका विचार बदलने के लिए महिलाओं को ही आगे आना होगा। तो महिलाएं फिर महिलाओं को जब वो पकड़ के लिया करती हैं तो विद्रोह करती हैं वो, और उनसे उनको प्रश्न करती हैं कि आपने अभी तक हमें सम्मान क्यों नहीं दिया, और अपने सम्मान की बात सबके सामने रखती हैं। इसके बाद लवकुश सामने आती है और हनुमान जी सामने आते हैं, भगवान श्री राम और करते हैं। ये प्रकरण चल रहा है। तो मैं कहना चाहूँगा कि अपना जो मीडिया है, टेलीविज़न है, वो भी जो मैडम बात कह रही है ना महिला सशक्तिकरण की बात, कि महिला को खुद आगे आना होगा, तभी पुरुष वर्ग उनका साथ देंगे। चाहे वो घर में हो, परिवार हो, या अपना समाज हो, या देश में, उनको खुद आना होगा, तभी पुरुष उनके साथ कंधा मिलाकर रहेंगे। यदि वो खुद ही अपनी बात को ना रखेंगी या अपनी बात को वो सबके सामने जो विचार उनके कि समाज के लिए क्या देना है, परिवार के लिए क्या देना है, और जो उनकी स्वतंत्रता के बारे में है, तो उनको सही माना होगा। मैं मैडम की बात का समर्थन करता हूँ। वो मैंने देखा टेलीविजन तो बहुत अच्छा लगा। आप लोग भी देखिए, 7:30 बजे करीब जाता है वो रात में, सो नहीं सकता। और कोई और किसी के नहीं, मैं भी समर्थन करूँगा। समर्थन में ये है कि मैं बगैर माइक के बोलता हूँ। तो ये मेरा मतलब हाँ स्टाइल कहें जो कुछ पुराने, अब तो खैर समय बहुत हो गया। पहले कम मेलों में उनका लाइट चली गई तो उन्होंने त्रिपाठी जी को बुलवा दिया। जोर से बोलता हूँ मैं। तो मैं ये निवेदन कर रहा था कि भगवान राम ने जब रावण को मार डाला, उसके बाद पता लगा कि ये तो 10 मुँह का रावण है, 1000 मुँह का रावण भी है उसका भैया। और उस रावण को माता सीता ने मारा। आप लोगों क्या असल में हमारे यहाँ एक रिवाज हो गया कि हम केवल रामचरितमानस पढ़ते हैं, वो ही हमने पढ़ ली और सब कुछ हो गया, और बड़े विद्वान हो गए कि हम रामचंद्र जी के विषय में सब कुछ जानने लगे। राम कथाएं बहुत सारी हैं। अद्भुत रामायण आप पढ़ें, वाल्मीकि रचित है अद्भुत रामायण। वाल्मीकि रामायण तो है ही। अद्भुत रामायण में ये कथा है जो मैं बता रहा हूँ आपको, कि सहस्त्र रावण था और उसका वध सीता जी ने किया, राम नहीं कर पाए। राम ने 10 मुँह के रावण को मार डाला, लेकिन जब 1000 मुँह वाला रावण आया तो सीता जी ने उसका वध किया। प्रामाणिक बात कर रहा हूँ मैं। अद्भुत रामायण आप उठा के देख लें, संस्कृत में है, हिंदी भी उपलब्ध है, हमने पढ़ी है। तो और ये महत्वपूर्ण बात ये है, इसका निष्कर्ष ये है कि स्त्रियों को
जो स्त्री मुक्ति का सपना कहा जाता है, स्त्रियों को अपनी मुक्ति के प्रयास स्वयं करने होंगे। और अभी पुरानी बात आ रही थी तो मेरी स्मृति में आ रहा है कि प्रेमचंद की जो पत्नी थी शिवरानी देवी, उन्होंने एक आलोचनात्मक उपन्यास भी लिखा, आलोचनात्मक ग्रंथ भी लिखा जो प्रेमचंद के बारे में लिखा। उस किताब का नाम है प्रेमचंद घर में। आलोचनात्मक ग्रंथ है वो। अब वो उसको आलोचना सीरीज में स्थान मिलता है या नहीं मिलता ये मैं नहीं कहता, लेकिन वो आलोचनात्मक ग्रंथ है। शिवरानी देवी ने जो लिखा है, उपन्यास भी उन्होंने लिखा था। बड़ी विदुषी महिला थी प्रेमचंद की पत्नी। तो ऐसा नहीं है, लेकिन अब ये जरूर है कि जैसे हम ये कहते हैं कि मध्य प्रदेश तो जो हमारे इतिहासकार, चाहे डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो, चाहे बाबू श्याम सुंदर दास हो, चाहे हजारी प्रसाद द्विवेदी हो, चाहे महावीर प्रसाद द्विवेदी हो या और परवर्ती आलोचक हों, उन्हें ये पता नहीं था कि मध्य प्रदेश में भी रचनाकार हैं, बुंदेलखंड में भी रचनाकार हैं, ये उन्हें पता नहीं था। बिल्कुल। काश वो यहाँ आते और पता करते। हाँ, पद्माकर को उन्होंने शामिल कर लिया क्योंकि उनकी दृष्टि में पद्माकर बांदा के निवासी थे और बांदा उत्तर प्रदेश में है। ठीक, ये बहुत बड़ा सत्य जो आप कह रहे हैं। बांदा उत्तर प्रदेश में है और पद्माकर बांदा में उनका जन्म हुआ था, इसलिए उन्होंने पद्माकर को रीतिकालीन कवि के रूप में स्थापना दे दी, अन्यथा उनको भी वे छोड़ देते। ये मैं समझता हूँ कि ये अक्षम्य अपराध है बुंदेलखंड के प्रति और मध्य प्रदेश के प्रति। आचार्य लोकनाथ द्विवेदी, शिलाकारी, पंडित ज्वाला प्रसाद जोशी और न मालूम कितने बड़े बड़े नाम हैं जो जिनकी तुलना उत्तर प्रदेश, बिहार और दूसरे जगह के रचनाकारों के से की जा सकती है, और हो सकता है उनसे बड़े रचनाकार भी रहे होंगे। मैं ये नहीं कहता, इस पर शोध होना चाहिए, लेकिन ये बात तय है कि बड़ा कहना चाहिए पक्षपात किया गया, बड़ा अन्याय किया गया। यहाँ भी बहुत सारी स्त्रियां भी लेखिकाएं हुई हैं जिन्होंने न केवल विद्यालय के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और संस्कृति के क्षेत्र में और भी दूसरे क्षेत्रों में काम किया, लेकिन उनको कहीं कोई अवसर नहीं मिला। वो अवसर इसीलिए नहीं मिला क्योंकि कोई स्त्री इस तरह का की अलंबरदार नहीं रही कि हम ये काम करेंगे, इन स्त्रियों को आगे हम बढ़ाएंगे। ये इस तरह से नहीं हुआ जो अब हो रहा है। बड़ी प्रसन्नता की बात है। शरद जी को एक बार फिर बधाई। यहाँ पौराणिक ग्रंथों की बात हुई, बहुत अच्छी बात कही, अद्भुत रामायण के बारे में जानकारी दी। पौराणिक ग्रंथ भी पढ़ने चाहिए, तभी हमें अतीत के आधार पर वर्तमान को खंगालने, उसका मूल्यांकन करने, उसका आकलन करने का अवसर मिलता है। जब मेरा परिचय पढ़ा जा रहा था तो 3 उपन्यासों का जिक्र किया गया, चौथा उपन्यास छूट गया था, शिखंडी। चौथा उपन्यास शिखंडी है जो महाभारत के पात्र पर मैंने लिखा है, और वो विशेष रूप से वो थर्ड जेंडर विमर्श नहीं बल्कि मूलतः स्त्री विमर्श ही है, क्योंकि उसमें अम्बा के बारे में मैंने लिखा है कि अम्बा का संघर्ष तो द्रौपदी के संघर्ष से भी ज्यादा गहरा था। आप जब उस उपन्यास को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि अम्बा ने कितना संघर्ष किया, 3 जन्मों तक संघर्ष किया। तो ये जो संघर्ष की स्थिति रही है स्त्रियों की, और वो डटी रही, ये सोचिए 3 जन्मों तक डटी रही। तो ये हट होना चाहिए स्वयं की अस्मिता को स्थापित करने के लिए। और कोई प्रश्न? जी स्वागत है। मैम, प्रश्न से पहले जो आपने व्याख्यान दिया उसके लिए मैं कहना चाहूँगी कि जितनी भी बातें आपने एकदम जो व्यवहारिक रही आपके साथ में आपने कही, वो कहीं ना कहीं मैंने फील की है कि अगर आप बात करते हैं कि स्त्री को किस विषय पर लिखना चाहिए, अगर वो श्रृंगार की तरफ जा रही है तो एक सीधा सा पॉइंट आ जाता है कि पक्का इसकी लाइफ में ये सारी चीज़ें घटित हो रही है। लेकिन उसके बाद एक चीज़ ये भी आती है, सर ने भी कहा कि अस्तित्व की लड़ाई खुद ही लड़नी है हमको। तो ऐसे ही जब इतनी सारी चीज़ें हो रही थी तो मैंने कुछ छोटी सी ऐसे ही पंक्तियाँ लिखी, उसको मैंने इस अपने जब स्टेटस पे अपलोड किया है तो मुझे लगा कि पुरुषों की तरफ से जो मेरे मेल फ्रेंड्स हैं उनकी तरफ से तो नॉर्मल रिएक्शंस थे, पर उस स्त्रियों की ही तरफ से ये रिएक्शन थे, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ऐसा नहीं होगा, अरे हमें तो चाहिए ना। मैंने ऐसे कुछ लिखा था कि
अगर तुम सवार हो तो खुद के लिए, खुद को, मतलब ऐसा नहीं कि कोई आकर के तुम्हें तारीफ करे, क्योंकि एक अब वो सामाजिक धारणा कह लीजिए या फिर जो भी हमारा वातावरण है कि अगर हम सज रहे हैं तो जो भी अगर हमारा प्रेमी हो या हमारे पति हो तो वो हमें एकदम तारीफ करेंगे। तभी कई मायनों में ये चीज़ें देखी जाती है कि अगर एक स्त्री के परिप्रेक्ष्य में कि अगर उनके हस्बैंड नहीं है पास में या फिर वो कहीं दूर गए तो वो सजेगी भी नहीं। तो वो अपने आप के अस्तित्व को एक स्त्री को जिंदा रखने के लिए सही में मुझे लगता है कि हाँ, हमें अपनी ही सोच बदलनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। और मेरा जो प्रश्न है वो ये है कि जब हम लेखन का कार्य करते हैं, वो कविता हो, उपन्यास हो या कहानी हो, तो ऐसे कौन से महत्वपूर्ण बिंदु होने चाहिए जिनको ध्यान में रखकर हमें अपना कार्य करना चाहिए? तो इस विषय पर आप बहुत अच्छा प्रश्न किया इन्होंने कि कौन से बिंदु होने चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि लेखिका है, अगर आप स्त्री हैं तो स्त्री विषयों पर केंद्रित होइए, क्योंकि हम अपनी समस्याएं जितने अच्छे तरीके से सामने रख सकते हैं पुरुष वर्ग उतनी अच्छी तरीके से नहीं रख सकता है। हम बेझिझक उस बात को सामने रख सकते हैं, तो उन बिंदुओं पर केंद्रित कीजिए और फिर उसको भंगालिए, उसके तह में जाइए, उसकी सच्चाई को परखिए, एक बड़े परिदृश्य में उसकी सच्चाई को परखिए। सिर्फ अपने अनुभवों को नहीं, आसपास भी देखिए कि जो हमारे साथ घटित हो रहा है क्या अन्य 4 महिलाओं के साथ भी हो रहा है। अगर वो हो रहा है तो आप उसको पॉइंट आउट करिए अपने लेखन के जरिए। ये बहुत जरूरी है, ये समाज के लिए भी जरूरी है, साहित्य के लिए भी जरूरी है। क्योंकि जो कहते हैं ना कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, तो दर्पण दिखाने का काम तो हम ही को करना है ना। तो जब हम वो सच्चाई लिखेंगे अपने साहित्य में तभी तो सच्चाई दिखा सकेंगे, आईना दिखा सकेंगे। और ये जो आईना दिखाना अगर कह दिया जाता है तो एक मुहावरा मन में कुछ अलग ही हो जाता है, लेकिन वाकई में आईना दिखाने की ही जरूरत है। तो वो आईना दिखाने वाले बिंदु ही होने चाहिए साहित्य में। पिछले पन्ने की औरतें उपन्यास के बारे में लगभग 15-20 साल पहले वाला उपन्यास लिखा हुआ है। वैसे तो पूर्वाग्रह वगैरह है समुदाय को लेकर। जिस समय आप वहाँ पर तो शोध पर उपन्यास है, आपने शोध के आधार पर लिखा है, कई बार वहाँ पर जाना पड़ा होगा, साक्षात्कार वगैरह सारी चीज़ें हुई होगी। तो शुरुआत में वहाँ की महिलाओं की क्या प्रतिक्रियाएं थी और पुरुषों का विरोध वगैरह ऐसी क्या चीज़ें थी जो लिख रही थी? आपने बहुत शोध के आधार पर पूरी सच्चाई लिखी थी और वहाँ पर उस उपन्यास में आपने समाधान भी दिया है कि कोई बदलाव परिवर्तन होना चाहिए। आज 20 साल के बाद जब हम पलट कर देखते हैं तो उस समय की स्थिति और आज की स्थिति में क्या परिवर्तन है और वहाँ उनकी ओर से समाज में बहुत अच्छी बात कही संजय जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। ये उपन्यास मेरा 2005 में प्रकाशित हुआ था और उसके लिए मैंने 2003-2004 उस दौरान शोध कार्य किया था। मैं बेड़िया समाज के बीच गई थी, हफ्तों तक बेड़ियों के साथ रही, उनके घर में रही, उनके परिवार के साथ रही और मैंने उनकी दिक्कतों को महसूस किया। तो जो जाने की दिक्कत थी वो तो मैं पहले बयान कर चुकी हूँ कि कई लोगों ने समझाया कि मत जाओ ऐसी जगह, लेकिन मैंने कहा मैं एक स्त्री हूँ, मुझे क्या दिक्कत है जाने में, मैं तो उनकी सहभागी हो सकती हूँ, उनके दुख की, उनकी पीड़ा की, और मुझसे ज़्यादा वो खुल के और किसी को नहीं बताएंगी। लेकिन वहाँ पे भी जब मैं गई और मैंने उनसे बात की, उनसे ये पूछा, जब सीधे कि क्या आप प्रोस्टिट्यूशन में भी लिप्त हैं, किसी ने स्वीकार नहीं किया। पहली बार में, दूसरी बार में, तीसरी बार में किसी ने स्वीकार नहीं किया। जब उनको एक बहनापा मुझसे मिला, जब एक विश्वास मेरे प्रति जागा कि मुझे सच्चाई बताने से उनको हानि नहीं होगी बल्कि लाभ ही होगा कि उनकी पीड़ा लोग जानेंगे, तब उन्होंने खुलकर अपनी स्थितियां बताई और मुझसे साझा की। तो ये एक जो तादाद में था उसे स्थापित करना पड़ा। और कोई भी महिला भी, ये बात मुझे अच्छी भी लगी कि उनके अंदर की स्त्री अभी मरी नहीं है, उसके अंदर एक झिझक है, एक शर्म है और ये इस बात का कि हम कहीं गलत कर रहे हैं इसका एहसास है। नहीं तो वो नहीं छुपाती, तब अंग्रेजी से कहती कि हाँ हम प्रोस्टिट्यूशन में हैं, लेकिन उन्होंने छुपाया इस बात को, यानी कहीं उनके अंदर हिचक थी, उस बात को छुपाकर समाज में शामिल होने की इच्छा थी। और यही इच्छा जो आप ये जो 20 साल का जो समय है उसके बाद मैं देखती हूँ उस समाज से बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे पदों पे पहुँच गए हैं।
उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया है, विश्वविद्यालय में भी विश्वविद्यालय में है, पढ़ भी रहे हैं और सेवारत भी हैं। कई दिल्ली में, भोपाल में, छतरपुर में, कई जगह ऐसे जगहों पर और अच्छे पदों पे काम कर रहे हैं। तो वो ये परिवर्तन आया है और मेरे उपन्यास से भी एक सकारात्मक परिवर्तन आया था कि अचानक लोगों को पता चला कि एक ऐसा समाज है जहाँ ऐसी स्त्रियां हैं और जिनके लिए कुछ करना चाहिए। बहुत सारे NGOs आए, उन NGOs ने उनके लिए काफ़ी कुछ काम किया, कुछ ने सकारात्मक, कुछ ने शायद दिखावा भी किया हो, लेकिन कुल मिला के परिणाम आज हम देख रहे हैं कि उनमें जागरूकता आ रही है। रहा राई नृत्य का सवाल, तो मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, आज भी इस मंच से कहना चाहूँगी कि राई नृत्य एक बहुत खूबसूरत नृत्य है। उसको खत्म नहीं होने देना चाहिए, बल्कि उसको एक स्टेज, एक मंच मिलना चाहिए, एक ऐसा मंच मिलना चाहिए जहाँ उसको सम्मान मिल सके, जहाँ उसके लिए कोई एकेडमी खोली जाए, जहाँ पर राई नृत्य को बाकायदे शास्त्रीय नृत्य की भांति सिखाया जाए। आखिर कथक कहाँ से आया था? कथक का अगर आप इतिहास देख लीजिए तो कहाँ से आया था? ओडिसी कहाँ से आया? ओडिसी देवदासियां करती थी। तो ये सारी चीजें अगर राई को भी इस तरह की स्थापना मिल जाए तो उसमें कोई खामी नहीं है, कोई बुराई नहीं। बहुत ही खूबसूरत नृत्य है, बहुत ही मेहनत वाला नृत्य है। मजबूरी में नृत्य के अलावा भी उनको कुछ पैसे कमाने के लिए जो करना पड़ता है वो कुछ उनसे छूट जाएगा अगर सम्मान मिलने लगेगा तो ये स्थिति धीरे धीरे सुधरेगी, ऐसी मैं उम्मीद रखती हूँ। एक अंतिम प्रश्न है, डॉक्टर आशीष द्विवेदी जी जो डायरेक्टर इंटीमीडिया के हैं, कुछ कहना चाहते हैं। एक छोटा सा, आपने बहुत सुंदर बोला और आप सब ने बड़े अच्छे सुझाव दिए, सबकी आहुतियाँ रही। मैं छोटी सी विनती ये करना चाहूँगा कि संकट ये नहीं है पुरुषों से, स्त्री को स्त्री से संकट है। हम जब घरों की पारिवारिक स्थितियाँ देखते हैं तो सास वर्सेस बहू चलता है, ननद वर्सेस भाभी चलता है, देवरानी वर्सेस जेठानी चलता है। ये एक बड़ा हर परिवार का सत्य है। वर्चस्व की लड़ाइयाँ आपस में वो स्वयं इतनी उलझी हुई है, पुरुष को जरूरत ही नहीं है, पुरुष नहीं चाहता कि आप पीछे रह जाइए। आपस में वो खुद इतनी उलझी हुई है, जकड़ी हुई है, कोई एक दूसरे को खुद आगे बढ़ने के लिए, बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है, राजी नहीं है। उनके खुद इतने अंतर्विरोध है आपस में, जो मेरा आकलन है, हो सकता मैं गलत हूँ। दूसरी बात, हम जब स्त्रियों की बात करते हैं तो बड़े नैराश्य दर्शन की तरफ चले जाते हैं कई बार, और मेरा अनुरोध यह है कि अब नैराश्य दर्शन की स्थितियाँ धीरे धीरे समय समय बदलती जा रही है। इस देश में सीता जी ने स्वयंवर चुना है और द्रौपदी ने भी स्वयंवर चुना है, और जो बड़ा संवाद हुआ है बड़ा गार्गी और जानकी जी के बीच में, और जब शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य और मंडन मिश्र की भी शास्त्रार्थ हुआ तो उभय भारती निर्णायक के तौर पर उपस्थित थी। तो स्त्रियों का जो अतीत है वो बड़ा गौरवशाली है। और अब कुछ जो मीडिया में चीज़ें आती हैं, अगले जन्म मोहे बिटिया न दीजो, या ना इस देश में आना मेरी लाड़ो, इस तरह के कुछ सीरियल्स भी आ रहे हैं, उन पर भी हमें लगाम लगानी, देखने की जरूरत है। मीडिया क्या परोस रहा है, मीडिया किस तरह के चित्र बना रहा है। क्योंकि दंगल फिल्म आती है और उसमें जो हम कहते हैं मर्दानी छवि, एक स्त्री की मर्दानी छवि जो बनाई जा रही है, वो भी उतनी जरूरी है। मर्दानी सब जब बोलते हैं, रानी लक्ष्मीबाई को बोलते हैं खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी, तो वहाँ एक अलग है। जो हम ये स्वीकार कर चुके हैं हमारी परंपरा में कि अर्धनारीश्वर की परंपरा है, और ये सब चीज़ें सामंजस्य से ही चलेंगी, परस्परता से ही चलने वाली हैं। एक दूसरे में खाइयाँ पैदा करके और अंतर्विरोध पैदा करके और इस तरह की चर्चा करके शायद हम एक बहुत सुंदर और श्रेष्ठ भारत का निर्माण करने में, शायद मेरा जो मानना है, लक्ष्मी नारायण की बात पहले आती है, राधे श्याम की बात पहले आती है, गौरी शंकर की बात पहले। तो हमने कभी ऐसा नहीं कि सम्मान दिया नहीं, आदि अनादि काल से खूब सम्मान है स्त्रियों के लिए। मेरी पत्नी, मैं स्वीकार करता हूँ इस मंच से कि मुझसे ज़्यादा योग्य है हर एक चीज़, और मेरी बेटियां जो कुछ बन रही हैं उसकी बदौलत बन रही हैं, मैं नहीं उसमें कहीं। तो ये स्त्रियों का जो योगदान है, त्रिपाठी सर बैठे हुए हैं, उनकी धर्मपत्नी, उनको हमने मंच नहीं दिया, ये हमारी कमियां हैं। तो उन सबको बराबर से हम सहभागिता देंगे, और जो घरों में जो चल रही है, पड़ोस में जो चल रहा है, उसको जब तक हम दूर नहीं करेंगे तब तक स्त्री, जो अभी नागेश दुबे सर ने कहा ना कि स्त्री आपस में स्वयं उलझी हुई है, वो भी सीरियल में भी देख रहा हूँ, वो सब सच्चाई है, वो सब सच्चाई है कि लव कुश उनको कर रहे हैं लेकिन वो पीछे की तरफ भाग रही। तो वो जब तक खड़ी नहीं होंगी पूरी शक्ति के साथ,
शक्ति कहा ही जाता, शक्ति आपके अंदर में शक्ति नाम दिया गया है। उस शक्ति का सदुपयोग कीजिए, उस शक्ति को पहचानिए, और हम सब तो अनुगामी बनने के लिए तैयार हैं। आप झंडा तो उठाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी बात कही आपने, और यही बात मैंने कही भी थी कि पुरुष तो हमेशा साथ देने को तैयार है, जागना तो हम ही हैं। लेकिन यहाँ एक बात जरूर मैं कहना चाहूँगी कि जो हमेशा ये बात रहती है कि स्त्री की दुश्मन है, या सास बहू या ननद भाभी की लड़ाइयाँ, उस समय वो पुरुष समुदाय घर का क्या करता रहता है वो उस मनोविज्ञान को समझ ही नहीं पाता, चलता क्या है। मनोविज्ञान को समझना पुरुष के बस में नहीं है। ये भलाई वाली बात है। नहीं समझ सकता। स्त्री के अंतर में क्या चलता है ये नहीं समझ सकता। हाथ उस पर उठा दिया जाता है, लेकिन स्त्रियां अगर आपस में लड़ रही है तो उस पर हस्तक्षेप करने का जोखिम क्यों नहीं लेता वो? उस समय जोखिम लेना चाहिए और समझाना चाहिए। तो ये उस समय दायित्व से पीछे भागने से काम नहीं चलेगा, ये भी जरूरी है। और जहाँ ऐसे सुलझे हुए पुरुष होते हैं उन घरों में कभी लड़ाई होती है। होती है उसमें व्यक्ति दिखाई नहीं पाता। सत्य कहा आपने। कहानी हो जाए, कहानी सुनेंगे। तो अब मैं हिमांशु जी को पुनः माइक सौंपती हूँ। बहुत अच्छी बात। तीन बातें मैं आपसे कहूँगा। पहली बात तो ये कि साहित्य की दुनिया में मैत्रेयी पुष्पा, प्रभा खेतान, चित्रा मुद्गल, रमणिका गुप्ता, उषा प्रियंवदा, कौशल्या बसंत्री, ऐसे बहुत से नाम हैं जो साहित्य की दुनिया में बड़े सम्मान से लिए जाते हैं। इन सभी नामों के बीच सागर शहर की डॉक्टर शरद सिंह ने अपने लेखन की ऐसी रोशनी फैलाई है कि साहित्य संसार जिससे प्रकाशित हो रहा है, मैं बहुत 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 आभार देता हूं उनको इस व्याख्यान के लिए, इस संवाद के लिए। आप लोग जोरदार तालियों से उनका स्वागत करिए। दूसरी बात मुझे ये कहनी है कि अभी बातचीत चल रही थी, डॉक्टर शरद सिंह ने कहा कि स्त्री आलोचना के क्षेत्र में एक सन्नाटा पसरा हुआ है। मैं आप सभी की जानकारी के लिए और आदरणीय मुख्य अतिथि डॉक्टर शरद सिंह की जानकारी के लिए बता दूं कि स्त्री आलोचना के क्षेत्र में जो सन्नाटा पसरा है, इसको हिंदी विभाग ने बहुत शिद्दत से दर्ज किया। और इस देश में चूंकि स्त्री आलोचना के ऊपर कोई काम शायद मेरी जानकारी में शोध वगैरह तो हुआ नहीं है, छिटपुट लेख लोगों ने लिखे हैं और बहुत सी चीजें हैं, लेकिन कोई शोध नहीं हुआ है। पहली बार हिंदी विभाग में सृष्टि सिंह यहाँ मौजूद हैं। सृष्टि सिंह स्त्री आलोचना, परंपरा और प्रतिमान विषय पर काम कर रही हैं और मेरे ही निर्देशन में कर रही हैं। आपको हम लोगों ने सोचा था कि हाँ, इस विषय पे शायद काम बहुत कम हुआ है या हुआ ही नहीं है। किताबें हैं, फुटकर लेख हैं थोड़े बहुत, तो ये काम हम लोग करा रहे हैं। तीसरी बात जो मुझे कहनी है कि जो आदरणीय टीकाराम त्रिपाठी जी कह रहे थे कि सागर शहर या फिर बुंदेलखंड के साहित्यकारों की उपेक्षा शायद हिंदी के समीक्षकों या आलोचकों द्वारा की गई है। चलिए, मैं ये भी मान लेता हूँ कि की है, और इसी कमी को दूर करने के लिए मैं प्रस्ताव रखता हूँ अपनी तरफ से। आदरणीय अध्यक्ष प्रोफेसर आनंद प्रकाश त्रिपाठी जी भी बैठे हुए हैं, हम लोगों के आदरणीय प्रोफेसर मैडम डीन प्रोफेसर चंदा बहन भी यहाँ बैठी हुई हैं, प्रोफेसर राजेंद्र यादव भी बैठे हुए हैं। तो मैं ये प्रस्ताव रखता हूँ पूरे शोध छात्रों की तरफ से, संस्कृत विभाग के शिक्षकों की तरफ से, हिंदी विभाग के शिक्षकों की तरफ से, कि सागर शहर के जितने भी साहित्यकार हैं उन सभी साहित्यकारों को केंद्रित करते हुए हम लोग एक संगोष्ठी या एक व्याख्यान श्रृंखला शुरू करें, जिसमें इन सभी के योगदान को लोग जान सकें और उस श्रृंखला की एक पुस्तक भी हम लोग प्रकाशित करें। तो मेरा ये प्रस्ताव है। ये तीन बातें मुझे कहनी थी। तो अब कार्यक्रम
बहुत विलम्ब हुआ। मैं इस कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि के रूप में यहाँ मौजूद आदरणीय प्रोफेसर चंदाबेन, जो भाषा अध्ययनशाला के डीन हैं, जिनका आशीर्वाद हम लोगों को हमेशा मिलता रहा है, मैं उन्हें बहुत आदर और सम्मान के साथ करता हूँ उनके आशीर्वचन के लिए। यद्यपि बहुत समय हो, इसलिए आप लोग भी मुझे सुनने उतने तो और मैं भी कुछ कहना नहीं चाहूँगी। आदरणीय मंच, हमारे अग्रज, इस विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर आनंद प्रकाश त्रिपाठी जी, हमारी आज की लेखिका डॉक्टर सरस सिंह, हमारे अनुज प्रोफेसर राजेंद्र यादव, प्रिय हिमांशु जी, और बहुत सम्मानीय इस सभागार में शुरू से कार्यक्रम के पहले से बैठे हुए हमारे सहयोगी सम्मानीय भाई दुबे जी, जो कि इतिहास विभाग के अध्यक्ष हैं, विभागाध्यक्ष हैं, नागेश दुबे जी, और इंक मीडिया से आशीष जी जो चले गए हैं अभी, हमारे उर्दू के प्रख्यात लेखक, कवि, शायर गजाधर सागर जी, हमारी सिरोठिया जी जो साहित्य में बहुत दखल रखते हैं, उनकी एक पुस्तक की मैंने समीक्षा भी की थी, और भाषाविद जिनको मैं कहूँ तो हमारे टीकाराम त्रिपाठी जी, और जिनका कि हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी साहित्य पर बिल्कुल समान अधिकार है, ये आपको बताते हुए मुझे हर्ष होता है। और मेरे हिंदी विभाग के शिक्षक, भाषा विज्ञान विभाग के शिक्षक अभी भी बैठे हैं सब, संस्कृत विभाग के शिक्षक सभी, और प्रिय विद्यार्थियों, सभी विभागों के शोध छात्र। मैं पहले अपनी ये बात कह दूँ कहानी को सुनते हुए कि शरद जी की कहानी, जैसा कि त्रिपाठी जी कह रहे थे कि बैठकी का वाचन होगा, मैंने बैठकी कहानी भी पढ़ी, और आज दमयंती उदास, यही शीर्षक है ना, उदास है। निश्चय ही मैं व्यक्तिगत बात ये आपसे कहना चाहूँगी शरद जी कि जब हम आपकी पिछली कहानियों की तुलना में अभी वर्तमान के लेखन पर जाते हैं तो निश्चित रूप से शनि शनि जैसे हम निराला की काव्य यात्रा या किसी भी लेखक की काव्य यात्रा देखते हैं, और जो परिपक्वता आज मैंने दमयंती उदास है इसमें देखी है, तो निश्चय ही आपके उत्तरोत्तर उज्जवल भविष्य और आपके जो लेखकीय व्यक्तित्व है उसको निखारती है, और जिसकी हम प्रोफेसर्स या शिक्षक जिसकी चर्चा करते हैं, जिन पे विचार करते हैं, वह परिपक्वता आज मुझे आपकी इस कहानी में चरम पर दिखाई दी। इसके लिए आप बहुत और भी जो भी साहित्य है शरद जी का आप लोग भी परिचित हैं, कमोबेश सभी परिचित होंगे, जो कि स्त्री लेखन और की जब हम बात करते हैं तो हम शरद सिंह को इस समय अब नहीं छोड़ सकते। हिंदी साहित्य की जो मुख्य धारा है उसमें शरद सिंह का नाम अब कोई विस्मृत नहीं कर सकता। हालांकि पुराने जो त्रिपाठी जी ने जो व्यथा व्यक्त की है, वह व्यथा हम उस समय से भी इस पर चर्चा हो रही थी जब शिव कुमार भाई साहब थे और हम बैठा करते थे, जब और शिलाकारी जी और अन्य दूसरे सारे लोग जब सदर में बैठा करते थे उस मकान में, तब इस पर भी हम चर्चा करते थे कि निश्चय ही जो अब जैसे दिल्ली का वर्चस्व है साहित्य पर, पहले जिस भी क्षेत्र का वर्चस्व रहा हो उन्होंने अपने लोगों को आगे करके अन्य दूसरे क्षेत्र हिंदी भाषी क्षेत्रों को हिंदी साहित्य में उतना स्थान नहीं दिया है, तो निश्चित रूप से यह सत्य है, यह सत्य है। आज का जो विषय है स्त्री लेखन, चुनौतियां एवं भविष्य में। चुनौतियां तो ये है कि सजीव समाज है, तो चुनौतियां हमेशा बनी रहती हैं, क्योंकि समाज में नई नई चीज़ें आती हैं, पुरानी विलोपित होती हैं या पुरानी फिर से आ जाती हैं, नए फिर से आ जाती हैं। ये
बातें चलती रहती हैं, तो मानवीय जीवन में चुनौतियां हमेशा रहती हैं। मैं दमयंती कहानी के ही माध्यम से आपको बता देना चाहती हूँ कि जो स्त्री लेखन है, जब हम कहते हैं कि 60 के दशक के पश्चात या सिमोन द बोवार और इस सब स्त्री के प्रति जो भाव जागृत हुए 1960 के पश्चात, तो स्त्री लेखन का वैसे उदय होता है जब हम लिखते हैं तो। लेकिन आपको ध्यान होगा यहाँ बात यह भी हुई कि साहित्य जगत में स्त्रियों को का जो पदार्पण हुआ वो हमारे यहाँ कम से कम भारतवर्ष में बहुत पहले हो चुका था। लेकिन दबी जुबान से सही जैसे कि सही, हमारे एक आपको ये बता दें कि हमारे एक विद्यार्थी ने द्विवेदी युगीन और भारतेंद्र युगीन स्त्रियां जो कि कहना चाहिए कि हमारे साहित्य के विस्मृत हो गई थी और साहित्य के पटल पर उतनी नहीं आई थी, उस पर भी हिंदी विभाग ने काम कराया है और अच्छा कार्य किया है और ओरिजिनल कार्य हुआ है। उस बच्चे ने जो भी शोधार्थी था उसने बुंदेलखंड में सब जगह जा जाके उनकी उन स्त्रियों का पता किया और उनके साहित्य पर उसने लिखा और वह इस हेतु इलाहाबाद विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में भी बहुत दिन तक उसने बिताए और वहाँ भी उसको बहुत सारा कुछ सामग्री मिली। तो यह ओरिजिनल कार्य भी हमारे हिंदी विभाग ने कराया हुआ है। भले ही उस पर अभी आगे आकर उस पर और चर्चा होगी। तो यह बात स्त्रियों के लेखन और स्त्रियों की उपेक्षिता पर, जैसा कि आप सब साहित्यकार हैं और सब विद्यार्थी भी यह जानते हैं कि मैथिली शरण गुप्त ने उस समय, जबकि सारे आंदोलन जो कि आज़ादी के आंदोलन पुनर्जागरण का समय था, पुनर्जागरण के समय में और द्विवेदी युग के समय में जो कार्य चल रहा था, उस समय जो आज़ादी की छटपटाहट थी और आज़ादी केवल अंग्रेजों से गुलामी की आज़ादी नहीं थी, आप सब सुधीजन हैं, हमारी सामाजिक बेड़ियों से भी, सामाजिक जो कुप्रथाएं थी उससे भी आज़ादी का समय था। तो मैं समझती हूँ कि जो दमयंती उदास है उसी समय यशोधरा भी उसी तरह उदास थी, उसी समय उर्मिला को भी लग रहा होगा, उसी समय हमारे विष्णु प्रिया को भी लग रहा था कि कैसे आखिर पुरुष उसको ऐसी इतनी बेइज्जती, सखी भी मुझसे कहकर जाती, सखी भी मुझसे कहकर जाती, कह तो क्या वे मुझको अपनी पतबाधा ही पाते, सखी भी मुझसे कहकर जाती। यही उलाहना, यही सारी बातें, यही बात उर्मिला को कि इतना बड़ा राजपाट ऐसे छोड़ के चले गए हैं और मेरी कुछ भी इतनी उपेक्षा, यही बात मैं शरण गुप्त ने केकई के व्यक्तित्व को उभारने में भी यही बात साकेत में कही कि भरत से सुत पर भी संदेह, बुलाया तक न उसे जुगे। बताइए इतना क्या, राम को मैं कितना चाहती थी, कौशल्या राम तुम्हारा बेटा था कि मेरा था, मुझे वे पंक्तियां अभी उतनी जल्दी याद नहीं आ रही हूँ। तो यह बात जो केकई के व्यक्तित्व को उभारने वाली बात है, यह मैं शरण गुप्त ने उस समय लिखी कि भरत से सुत पर भी संदेह, बुलाया तक ना उसे। अरे इतना बड़ा राज तिलक हो रहा है, इतने लोग आए हुए हैं उस राज तिलक में, राम का जो राज तिलक होने जा रहा, और मेरा बेटा मामा के घर भेज दिया गया। तो यह जो स्त्रीयोचित जो अपनी बात रखने का ढंग था, इसमें बुराई क्या थी? यह बात मैं शरण गुप्त उस समय उठा रहे थे। जिस बात को हम कहते हैं शरद जी, इस सिमोन द बोवार के कारण हमारे यहाँ या विश्व में स्त्री विमर्श आया। हमारे यहाँ स्त्री विमर्श पहले आ चुका था। कब आ चुका था? राजा राम मोहन राय ने जब अपनी आवाज उठाई थी और विभिन्न जो सामाजिक संस्थाएं यहाँ कार्य कर रही थी, उस समय भारत में स्त्री विमर्श और प्रजातांत्रिक जो तत्व हैं वे मैं शरण गुप्त के साहित्य में देखे जा सकते हैं। तो बहुत कुछ है कहने के लिए, इस बहाने यहाँ बहुत कुछ है कहने के लिए, बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए, लेकिन यही कि आज लेखक के बहाने हम इतनी देर से बैठे हैं, मुझे नहीं लग रहा कि कोई उठ गया है इस गोष्ठी में। तो यह सारी साहित्य की बातें हैं
और स्त्री विमर्श की जो चुनौतियां हैं, निश्चित रूप से स्त्री का जो समय बदला हुआ है अभी, उसकी हम लोग इसी परिवेश में, जैसा कि शरद जी ने अपने अनुभव से सारी बातें बताई हैं, हम भी यह देख रहे हैं कि हमारे प्रांगण में जो छात्राओं के व्यवहार हैं, जीवन शैली है, उसमें जो बदलाव आए हैं, वे कहीं कहीं हमें चुभते भी हैं, लेकिन उनका शमन भी हमें करना चाहिए, क्योंकि वह घर जो है होता है ना, हर बात के लिए हम सरकार को जिम्मेदार ठहरा देते हैं कई चीज़ों के लिए, लेकिन समाज को भी अपनी जिम्मेदारी उठाना चाहिए, घर में उठाना चाहिए, माँ को उठाना चाहिए, पिता को भी उठाना चाहिए कि हम यदि समाज अति शीघ्र इतना बदलाव यदि उसमें आ रहा है, और जो कि हमारी परंपराओं और हमारी सामाजिकता को कहीं दिक्कत चली हो जाएगी, तो उसको भी हमें ही देखना है। तो साहित्य के माध्यम से, समाज के माध्यम से अपनी अपनी जो भूमिका है उसमें हमें दखल देना चाहिए। मैं तो देती हूँ दखल, मेरे ये सब गवाह हैं कि मैं तो दखल देती हूँ, आपको भी दखल देना चाहिए, और इसे सुंदर समाज बनाने में हमें भी अपनी भूमिका निभाना चाहिए। और यदि स्त्री चुनौतियों पर हम बात करें तो चुनौतियाँ जीवन की बहुत सारी होती हैं, और लगातार जीवित समाज में चुनौतियाँ होती हैं और लगातार होती रहती हैं, इनका शमन भी होता है। और बहुत समय हो गया है, इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, क्योंकि अब आपको बहुत अधिक बिठाने की आवश्यकता नहीं लग रही। तो हिमांशु जी, धन्यवाद, आप सबको धन्यवाद। यदि तुम पेड़ की तरह चुप रहोगे, यदि तुम पेड़ की तरह चुप रहोगे, तो वे तुम्हें अपनी कुर्सी और अपना तख्त बना लेंगे। तो इसलिए स्त्रियों को चुप रहने की जरूरत नहीं है, उन्हें बोलने की जरूरत है। और अभी मैं बता, बोधिसत्व की पंक्तियां हैं, ये एक कवि हैं हिंदी के। हिमांशु जी, एक मिनट, मैं आधे मिनट बात करूँगा कि ये जो हमारे नागेश भाई ने जो बात कही कि लव कुश वाला जो नाटक आ रहा है, उसमें जो स्त्री पात्र हैं और जो बात कर रहे हैं, ये वही बात है, स्त्री स्वतंत्र की बात है कि आज हम पौराणिक मुद्दों पर भी अपनी बात उतनी सशक्त रख पा रहे हैं, और जिसमें केवल स्त्रियां नहीं हैं, इस पुरुष समाज का भी उसमें योगदान है, तभी हम उस मंच पर भी ये बात अपनी रख पा रहे हैं, और आज दिखाई दे रहा है भारतवर्ष में। मैं आपको एक छोटी सी कथा बताता हूँ। बिहार की एक रचनाकार हैं सुशीला राय, नाम शायद आपने नहीं सुना होगा। एक पुस्तक है एक अनपढ़ कहानी, जो उनकी आत्मकथा है। सुशीला राय के बारे में उस कथा में जो लिखा है कि वो एक अनपढ़ महिला थी और कम सुंदर थी, जिसके नाते उनके पति ने उनको छोड़ दिया, घर से निकाल दिया। सुशीला राय घर से जब निकाली गई, उसके बाद भटकते हुए शहर में किसी घर में उन्होंने शरण ली। वहाँ पे उन्होंने बर्तन धोने से लेकर सारे नौकरानी के जो काम हो सकते हैं वो किया। और वो पढ़ी लिखी भी नहीं थी, लेकिन उस घर का मालिक इतना समझदार और इतना दयालु था कि उसने सुशीला राय को पढ़ाया, रोज क ख ग घ अंग सिखाता था। और सुशीला राय ने धीरे धीरे पढ़ना सीखा, और पढ़कर फिर उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे लिखना सीखा, और अपने मालिक के, उस मकान मालिक की प्रेरणा से उन्होंने अपनी कथा लिखी, जो एक अनपढ़ कहानी के नाम से प्रकाशित हुई। उस किताब के बारे में ये कहा जाता है कि पढ़ना ही लड़ना है। तो पढ़ना ही लड़ना है, बाबा साहब अम्बेडकर भी इसको कहते थे। तो स्त्रियां जितना पढ़ेगी उतना ही आगे बढ़ेगी, उतना ही अपने को गढ़ेगी। तो मैं, कार्यक्रम अब अंतिम दौर में है, तो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे आदरणीय प्रोफेसर आनंद प्रकाश त्रिपाठी जी, जो हिंदी विभाग के अध्यक्ष हैं, और जो ऐसे कार्यक्रमों को करने के लिए हमेशा हम लोगों को प्रेरणा देते रहते हैं, हमेशा हम लोगों को उत्साहित करते हैं। बहुत आदर और सम्मान के साथ मैं उन्हें उनके अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूं, आदरणीय प्रोफेसर आनंद प्रकाश त्रिपाठी जी। समय बहुत हो गया और मैं बस 2-4 मिनट में ही कुछ बात करूंगा। बहुत अधिक परीक्षा नहीं देनी चाहिए श्रोताओं की।
वो सारे संबोधन जो हमारी आदरणीय बहन जी ने अभी कहा, उसे मैं लेते हुए आप सभी को अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और आज ये कार्यक्रम संभव हुआ हमारी बहन, प्रिय बहन शरद जी के कारण। अगर वो समय नहीं देती तो संभव नहीं था। उनकी उदारता है कि उन्होंने इतना समय दिया। और हमारे हिमांशु जी से मैंने कहा तो संयोजक के नाते उन्होंने तैयारी की, जैसा बन पड़ा। और हमारी बहन प्रोफेसर चंदा बहन जी, वो हमारे, उनका बरदहस्त ऐसे रहता, देखिए जैसे कि अभय मुद्रा में। तो हम लोग कुछ कर लेते हैं, पुरुष लोग कुछ कर लेते हैं। भाई राजेश जी अपना सारी व्यस्तता, सारे दायित्व से भागते हुए आ जाते हैं। यहाँ उपस्थित हमारे बहुत ही श्रद्धेय जो सागर के साहित्यकार, गौरव साहित्यकार हैं, हमारे आदमी डॉक्टर गजाधर सागर जी। दरअसल नाम लेने की परंपरा बड़ों की भी कम होती है अपने संस्कार में, तो संबोधन दे चुके हैं। अब नाम ले दिया तो एक दो नाम, आदरणीय श्याम मनोहर सिरोटिया जी, आदरणीय रुद्र जी और आप सभी। ये सवाल, ये जो जितनी बातें हुई हैं, तो मुझे लगता है कि हम लोग पुरुष लोग 50-50 के साझेदार हैं। कोई पुरुष ऐसा नहीं हो सकता जो ईमानदारी से कह दे कि नहीं, हमने स्त्री को वह मुक्ति, वह आज़ादी, वह स्वतंत्रता दी है जो लेखिकाओं ने अभी कहा है, शरद जी ने अपेक्षा की है। मैं तो कम से कम दोषी हूँ। डरते हो ना? लेकिन एक बात जरूर कहूँगा कि मैं अभी शरद जी से कानाफूसी कर रहा था कि यार पुरुष लेखक स्त्री के बारे में लिखना बंद कर दे। तो कहा नहीं, लिखे, लेकिन वो इतना ईमानदार नहीं हो सकता क्योंकि स्वानुभूति का मामला है, जैसा दलितों के संदर्भ में है या किसी के संदर्भ में हो सकता है। यद्यपि मेरे लेखन में इसके केंद्र में स्त्री ही है। ये क्यों है? क्योंकि स्त्री के बिना ये समाज ही नहीं है, और स्त्री से अलग हटकर आप सोच भी नहीं सकते। उसके दुख को, उसके सुख को, उसकी परेशानियों को मेरी कहानियों में भी स्त्री है। मेरा एक कविता संग्रह है जिसमें करीब 151 कविताएं, वो सब स्त्रियों पर ही हैं। तो पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि मेरी जो चूक हुई है उसका शायद प्रायश्चित है क्या ये, मैं ऐसा सोचता हूँ। ये बात अलग है कि जिस बंग महिला की बात कही गई, उस बंग महिला पर मेरा मोनोग्राफ जो है वो साहित्य अकेडमी से प्रकाशित हुआ, तो वो किया। ये भी सच है कि हमारा विभाग साक्षी है कि विभाग के प्रयास से बुंदेलखंड में स्त्री नामक एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी बहुत पहले। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो स्वाभाविक स्वभाव की बात आती है जिसकी तरफ से इनकार किया गया कि वो नहीं लिख सकता, वो स्त्री नहीं हो सकता, फिर भी लिखता है। और स्त्री मुखर हो चुकी। मैं अपने घर में बात करूं कि मैं सचमुच मैंने अगर उसकी उपेक्षा की कि नौकरी नहीं करने दी, तो वो मैं उस समय बुर्जुआ या मैं नहीं ज्ञान था, या मैं उसी पितृसत्ता उतना नहीं जानता था। मैं पितृसत्ता दर्शन चेतना में ही मौजूद रहती पुरुष के। आपने प्रेम में नहीं कर, लेकिन प्रेम किया, नहीं प्रेम तो किया, और शायद शायद प्रेम अधिक करने के कारण उनको नहीं जाने दिया, ये हो सकता है, संभव हो सकता है। लेकिन उन्होंने पीएचडी किया, उनकी पुस्तक भी प्रकाशित हुई, उनको प्रोत्साहित किया। तो ऐसा नहीं है। मेरी माँ अनपढ़ थी, पिताजी कॉलेज में प्रोफेसर थे, लेकिन बड़े गर्व और गौरव के साथ उनके साथ जाते थे जहाँ भी जाते थे। वो नहीं पढ़ी लिखी थी। तो ऐसा नहीं है, समाज में दोनों चीज़ें चलती रहती हैं। और ममता कालिया ने एक कहानी संग्रह उनका है, बोलने वाली औरत, तो बहुत पहले आया था, करीब 20 साल पहले। तो उसमें भी ऐसी स्त्रियां हैं कि जो अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही हैं, बोल रही हैं,
और अपने अस्तित्व को, अपनी अस्मिता को उसमें उसके लिए जो है वो संघर्ष उनका है। तो बहुत सारे लेखकों ने, स्त्री लेखिकाएं ही नहीं, पुरुष लेखक भी सब स्त्रियों के पक्ष में ही लिख रहे हैं। मुझे नहीं लगता कोई पुरुष लेखक स्त्री के खिलाफ भी लिखता हो। बताओ क्यों चुप हो तुम लोग? तो नहीं लिखता है, स्त्री के पक्ष में ही लिखा जाता है, क्योंकि माना जाता है कि उसको सदियों से उसको प्रताड़ना मिली है, उसे दुख मिला है। और अत्याचार तो बहुत हुआ है। घर में खाना बनता था गांव में, तो पुरुष लोग जो है वो पेट भरने के बाद भी खा लेते थे, और स्त्री के जो उसमें रसोई में बहुत कभी कभी नहीं खाना बचता था। तो ऐसे ये भी सब दृश्य है, मन में दुख तो होता ही है। बहुत सारे विषय हैं। नागर जी ने जब एक कोठे वालियां लिखा, तो शरद जी ने जैसे ये पिछले पन्ने की औरतें लिखा, तो नागर जी तो पुरुष थे, और लिखना किस पर था? वेश्याओं पर लिखना था। अब बताइए, फिर वही संकट आएगा। उस समय शायद ऐसा चलन नहीं था कि स्त्री स्त्री पर लिखे तो सच होगा, या दलित दलित पर, ऐसा नहीं था दौर। तो पूरे देश में ढूंढा गया कौन लिख सकता है। तो बाबू राजेंद्र प्रसाद जो राष्ट्रपति थे, उनको ये बात उनसे पूछी गई, तो उन्होंने अमृतलाल नागर का नाम लिया, और अमृतलाल नागर ने जाकर कोठे पर, मुंबई का कोठा हो या लखनऊ का कोठा हो, वहां जाकर उन स्त्रियों के दुख को जितनी गहराई से महसूस किया और लिखा है कि आंखों में आंसू आ जाए, शायद स्त्री नहीं लिख पाती। तो एक कोठे वालियां भी पढ़ा जाए तो ये दर्द, स्त्री का दर्द, उस स्त्री का दर्द जो समाज से बाहर है, बहिष्कृत है, उसे पढ़ा जाना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, हर दौर में स्त्रियों के। नागर साहब 8 जगह गए थे, मुंबई, लखनऊ, हैदराबाद, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, बनारस। देखिए माधव जी ने गिना भी दिया। तो ये जो उस स्त्री की यात्रा को, उसकी पीड़ा को, लुलू की माँ उसमें से एक है, जो लुलू उसका बच्चा है, और वो कैसे बच्चे को पाल रही है, और कैसे जाकर पैसा पेट भरने के लिए उसे किस तरह संघर्ष करना पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि पुरुष हमेशा स्त्री के पक्ष में खड़ा रहता है, जैसे माधव खड़े रहते हैं। माधव जो है, सुजाता की कई पुस्तकें आ गई, दो कई कहने तो यार दो आई है, तो से ज्यादा है, मतलब कई है, तो उसमें उन्होंने सहयोग किया है ना। तो बहुत सारा स्त्रियां अपना दुख किससे कहेंगी? मुझे लगता है शरद जी, स्त्रियां सबसे ज्यादा दुख अपना पुरुषों से ही कहेंगी, स्त्री से न कहकर पुरुष से ही कहेंगी। ये मेरा अनुभव है जीवन का, चाहे वो मेरी विद्यार्थी रही हो, चाहे मेरे मित्र रहे हो। तो बहुत सारी बातें पुरुष सुनते हैं, और पुरुष जो है वो, ये तो बहुत सारी बातें हैं। बहुत समय हो गया, सुंदर व्याख्यान हुआ। कहानी सचमुच बहुत बेहतरीन कहानी थी, और उसमें वो सारे सवाल उन्होंने उठाए जो हमारे समय में है। ज़्यादा न बोलकर जो इस पूरे आयोजन का जो आनंद लिया, आस्वाद लिया हमने सबने, वो आस्वाद हमारे भीतर बना रहे, और हम लिखने पढ़ने में जहाँ भी संभव हो स्त्री के पक्ष को उदारता के साथ नहीं, निष्पक्षता के साथ, क्योंकि उदारता भी खराब मानी जाती है। कह रहे उन्होंने बहुत सहानुभूतिपूर्ण लेखन नहीं पसंद आता स्त्री को, तो उदारता के साथ नहीं तो न्याय संगत वो सारी चीजें रखी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद है, समय बहुत हो गया, भूख लगी होगी सबको। तो नागेश दुबे जी ने बहुत समय दिया, सभी ने बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे संस्कृत, उर्दू, लिंग्विस्टिक, हिंदी के सारे ये भाषा अध्ययनशाला के सारे लोग यहाँ आए, विद्यार्थी आए, स्कॉलर आए, सबको हृदय से मैं धन्यवाद देता हूँ। और आप लोगों के कारण ही ये सब संभव हो रहा है। ऐसे ही आते रहिए। अभी एक कार्यक्रम 23 तारीख को है, गजल पर है, और गजल सुनिए, जिसमें कि भोपाल से उर्दू एकेडमी की नुसरत मेहदी आएंगी, और एक क्षमा बंधेगा, और संख्या में लोगों को ले आइएगा।
तो हम बहुत कृतज्ञ हैं अपने शहर के हमारे साहित्यकारों के प्रति, विभाग के प्रति, बच्चों के प्रति बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी उद्बोधन के लिए और हम लोगों को एक नया मार्गदर्शन देने के लिए। और मैं देख नहीं पाया हम लोग के बीच MRC से माधव चंद्रा जी हम लोगों के साथी मौजूद हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। और माधव जी और सुजाता जी की चर्चा हो रही थी, मुझे एक कविता निर्मला पुतुल की उसकी पंक्ति 2 याद आ गई, मैं सुना दूं आपको कि जिससे खाया नहीं जाए मेरे भूखे रहने पर उसी से ब्याहना मुझे। कविता इतनी अब कार्यक्रम एकदम से अंतिम दौर में है और डॉक्टर अरविंद कुमार जो हिंदी विभाग के शिक्षक साथी हैं उनको आमंत्रित कर रहा हूं संक्षिप्त आभार ज्ञापन के लिए। डॉक्टर अरविंद कुमार जी। धन्यवाद सर। जल्दी संक्षेप। मुक्तिबोध की एक कविता से हम शुरू करना चाहेंगे, क्योंकि जिस विमर्श पे बात चल रही थी, यह विमर्श पे बात करना अपने आप में बहुत कठिन था और मैम ने उस पर बहुत गंभीरता से बात की। अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने होंगे, तोड़ने होंगे ही मठ और गढ़ सब, पहुंचना होगा दुर्गम पहाड़ों के उस पार, तब कहीं देखने मिलेगी बाहें। यानी कि कहने का तात्पर्य यही है, मुक्तिबोध जी कहना चाह रहे हैं कि अब स्त्रियों को उन सारे खतरों को पार करना होगा, तब शायद अपनी सारी बातें कह पाएंगी। और इन सारे पूरे संवाद में एक बात जरूर निकल कर आई, यदि कोई भी महिला सच्चाई के साथ अपनी बात रख दे, जो हम विमर्श की बात कह रहे हैं, तो शायद कितने संबंध, नाते, रिश्ते खत्म। हम सही कह रहे हैं कि ये स्त्रियां कितनी पीड़ा, वेदना, संघर्ष, कराह अपने अंदर रखी रहती हैं, जिससे कि ये संबंध बचा हुआ है, मामा का, चाचा का, भतीजा का, पुत्र का, पिता का, ये सारे संबंध बचे हुए हैं। अन्यथा सारे संबंध टूटकर तार तार हो जाएं। इसीलिए अनामिका जी अपने एक कविता में कहती हैं, एक दिन हमने कहा पढ़ा गया हमको जैसे पढ़ा जाता है कागज, बच्चों की फटी कापियों का चना जोर गर्म के लिफाफे बनाने के पहले। इस तरह से उनको देखा गया, समझा गया। फिर आगे वो कहती हैं, एक दिन हमने कहा हम भी इंसान हैं, हमें कायदे से पढ़ो एक एक अक्षर, जैसे पढ़ा होगा BA के बाद नौकरी का पहला विज्ञापन। अब इस तरह से स्त्रियां अपने पद और अपनी गरिमा और अपनी अस्मिता को लेकर के सामने आ रही हैं, तो उनका हमें स्वागत करना पड़ेगा। इसी कड़ी में मैं कथा संवाद की आज परिचर्चा में हमारे बीच पधारी देश के प्रख्यात कथाकार, साहित्यकार, उपन्यासकार शरद सिंह का हम लोग हृदय से हिंदी विभाग परिवार और डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर उनका साधुवाद देता है। किसी तरह मैम हमारे बीच आती रहें और हम लोग उनका स्वागत और उनके वचनों से लाभान्वित होते रहें, और हमारे विद्यार्थी भी कुछ नए तरीके से काम कर रहे हैं, तो उनको भी प्रश्न ढूंढने के लिए बहुत से सवाल पैदा हो और वे ढूंढें, उस तरह से काम करें। तो मैं मैम का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और जिस वजह से ये पूरा हमारा कार्य संपन्न हुआ और जो हमारे इस पूरे कार्य आयोजन के आशीर्वचन जिनका मिलता है, वे हमारे विभागाध्यक्ष आनंद प्रकाश त्रिपाठी जी का मैं हृदय से आभारी हूँ कि वो किसी भी कार्यक्रम को सहज रूप से हमें अनुमति दे देते हैं और आशीर्वचन के रूप में हमारे भाषा अध्ययनशाला के अधिष्ठाता
प्रोफेसर चंदाबेन मैडम जो हम लोगों को डांट कर ऐसे काम को करने के लिए प्रेरित करती हैं, उस डांट में भी प्रेम होता है और हम लोग सीखते रहते हैं। तो मैम का भी आशीर्वाद हम लोगों को मिलता रहे। और इस सारे कार्यक्रम जितने होते हैं उनकी ऊर्जा हमारे प्रोफेसर राजेंद्र यादव जी हैं जो सबको ऊर्जावान बनाए रहते हैं। आते से ही विभाग हंसने लगता है, खिलखिलाने लगता है, सारे बच्चे खुश हो जाते हैं। तो ऐसे प्रोफेसर को पाकर भी हम लोग बहुत खुश महसूस करते हैं। और शहर से पधारे हुए गजाधर सागर जी, सिरोठिया साहब, टीकाराम त्रिपाठी जी का भी हम, और जो शहर से पधारे हुए कुछ लोग हैं उनका भी हृदय से हिंदी विभाग साधुवाद देता है। हाँ, दूसरे विभाग से आए हुए एमआरसी से माधव चंद्रा जी का भी, और प्राचीन भारत इतिहास से पधारे हुए हमारे सीनियर प्रोफेसर विभागाध्यक्ष नागेश दुबे जी और उनके साथी मस्कूर अहमद जी भी आए थे। तो उनका भी हिंदी विभाग परिवार उनका भी साधुवाद देता है। संस्कृत विभाग से पधारे हुए रामहेत जी, किरण मैम, अभी शशि सर भी थे, उनका भी। भाषा विज्ञान से पधारे हुए अरविंद कुमार गौतम, बबलू राय सर भी थे, उनका भी हिंदी विभाग परिवार साधुवाद देता है। सबसे ज़्यादा तो इस सदन में बैठे हुए हमारे विद्यार्थी शोधार्थी, उनका भी हम लोग साधुवाद देते हैं। किसी तरह से वो हमारे इस सदन में आते रहें और हम लोग मिल करके ऐसे कार्यक्रम करते रहें। उनका सहयोग से सारा कार्यक्रम संपन्न हुआ। तो इस सदन में बैठे हुए सभी विद्वतजन शोधार्थी विद्यार्थियों का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और हिंदी विभाग के अध्यापक डॉक्टर संजय नैनवाल, डॉक्टर अफरोज बेगम मैडम और डॉक्टर अवधेश जी, प्रदीप कुमार और सारे शिक्षक, सुजाता मैडम है, डॉक्टर लक्ष्मी पांडे मैडम है। सॉरी मैडम, मैं ध्यान ही नहीं जा रहा था, लेकिन मैं थोड़ा सा गैर किया कि मैडम नाराज हो रही हैं। तो मैडम का तो पूरा परिवार है और अगर नहीं भी मिलेगा तो भी वो नाराज नहीं होगी। तो इसलिए मैम का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो समापन की अनुमति मैं चाहता हूँ। अपने आप को मैं